यह एक रूसी हमले के बाद बचा हुआ है। कुछ मिनट पहले वे अपने टैंकों, एपीसी और $1 अरब के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सब कैसे बिखर गया। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक रूसी बख्तरबंद वाहन खुले मैदान में आगे बढ़ता है। एक एपीसी, जो अंग्रेजी में बख्तरबंद कर्मी वाहक वाहन के लिए संक्षिप्त है, मूल रूप से एक धातु का डिब्बा होता है जिसमें ट्रैक या पहिए होते हैं, जिसे सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ सुरक्षा के साथ इसे धातु की जाली से घेर कर और ऊपर छलावरण जाल बांधकर सुरक्षित किया गया है। अंदर का चालक दल मानता है कि वे सुरक्षित हैं। यह अतिरिक्त सुरक्षा विशेष रूप से ड्रोन को रोकने के लिए जोड़ी गई थी। सिद्धांत रूप में ये काम करना चाहिए, लेकिन कुछ पहले से ही हवा में है। वाहन की हर हरकत को ट्रैक करते हुए ड्रोन सीधे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के सामने गोता लगाता है। विस्फोट तुरंत होता है। बख्तरबंद वाहन का कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ काला धुआं ऊपर उठता है और मलबा जमीन पर बिखरा रहता है। सुरक्षा ग्रिल्स ने कोई फर्क नहीं डाला। मैदान के दूसरी ओर एक और बख्तरबंद वाहन उसी रास्ते से बढ़ता है। वह तोपखाने की गोलाबारी से बचता है। आसपास गोले गिरते हैं। एक बारूदी सुरंग उसके ट्रैक्स के नीचे फटती है, फिर भी वाहन चलता रहता है। निचली बख्तरबंदी झटके को सहन कर लेती है। एक पल के लिए लगता है कि वह खतरे के इलाके को पार कर लेगा, लेकिन फिर एक यूक्रेनी ऑपरेटर जो सब कुछ किलोमीटरों दूर एक स्क्रीन पर देख रहा है, एक कामिकाज़े ड्रोन को उसे रोकने के लिए भेजता है। विस्फोट बहुत जबरदस्त होता है, पहले से कहीं ज्यादा तेज। धातु के टुकड़े सैकड़ों मीटर तक हर दिशा में उड़ जाते हैं। वाहन बस झटके की लहर में गायब हो जाता है, जिससे धूल और मलबा उठता है। जब धुआं छटने लगता है, वहां अब कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक धुआं उड़ाती हुई गड्ढा रह जाती है। जो सैनिक अगले वाहनों में थे, उन्होंने शायद ये पूरा दृश्य देखा होगा। उनमें से कुछ ने शायद उन लोगों के साथ सेवा की होगी जो उन 2 एपीसी में थे, और अब उन्हें एक फैसला लेना है, आगे बढ़ना है या मिशन छोड़ देना है। ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं। वे वाहन से बाहर निकलते हैं और दौड़ते हैं, लेकिन ड्रोन पहले से ही उनका पीछा कर रहे हैं। एक छोड़े गए वाहन पर हमला होता है, जबकि चालक दल भाग रहा होता है। एक और जबरदस्त विस्फोट होता है। अंदर रखी गई गोला बारूद छोटी छोटी श्रृंखलाबद्ध धमाकों के साथ फटने लगती है, जो एक बड़ी आग के गोले में बदल जाती है। पूरा वाहन आग की लपटों में घिर जाता है। युद्ध के इस मोड़ पर रूसी कमांडरों को पीछे हटने या हमले को तेज करने का फैसला करना होता है। वे हमले को तेज करने का चुनाव करते हैं और टैंकों को भेजने का निर्णय लेते हैं। भारी मशीनें जो एपीसी से अधिक मोटी बख्तरबंद सुरक्षा रखती है। कुछ टैंकों के आगे एंटी माइन रोलर्स लगे होते हैं, ताकि वे बारूदी सुरंगों से भरे इलाकों में रास्ता बना सके। एक टैंक खुले मैदान में धीरे धीरे बढ़ता है। आगे लगा रोलर घूमकर वाहन तक पहुंचने से पहले ही बारूदी सुरंगें फोड़ देता है। यह प्रणाली काम करती है। टैंक बिना समस्या मैदान तक पहुंचता है। अंदर बैठी चालक दल शायद अब थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगी है, लेकिन तभी ड्रोन आ जाता है। टक्कर से टैंक तुरंत नष्ट नहीं होता, बल्कि ये टावर के ऊपर लगे नेविगेशन और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। चालक दल को पता चलता है कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और अब कमांड से संपर्क नहीं कर सकते। उन्हें नहीं पता कि और ड्रोन आ रहे हैं या नहीं। 3 लोग तय करते हैं कि इंतजार करना बेकार है। वे हैच खोलते हैं और टैंक से बाहर भागते हैं, कूदते हैं और पीछे देखे बिना दौड़ते हैं, और वे ऐसा करके सही है। कुछ सेकंड बाद एक दूसरा ड्रोन छोड़े गए वाहन पर हमला करता है। इस बार टक्कर पीछे के हिस्से में होती है, जहां इंजन होता है। आग टैंक को घेरना शुरू कर देती है। आग तेजी से फैलती है। जल्दी ही पूरा पिछला हिस्सा तेज आग में घिर जाता है। कुछ ही मीटर दूर एक और टैंक मैदान के बीच में खड़ा है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं है। क्रू पहले ही उसे छोड़ चुका है। उन्होंने देखा कि पहले टैंक के साथ क्या हुआ, देखा कि ड्रोन ने अपने लक्ष्य को कैसे ढूंढ लिया।
सारी सुरक्षा के बावजूद वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने उसमें रहने के बजाय लाखों डॉलर के उपकरण को पीछे छोड़ना बेहतर समझा। एक ड्रोन खाली वाहन के ऊपर मंडरा रहा है। एक बार, दो बार चक्कर लगाता है। ऑपरेटर लक्ष्य का अध्ययन कर सही जगह ढूंढ रहा है। वह टॉवर और बॉडी के बीच का जोड़ चुनता है, जहां कवच सबसे पतला होता है। ड्रोन नीचे जाता है। विस्फोट टैंक का पूरा टॉवर उड़ा देता है। ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कई टन वजन वाला टॉवर कई मीटर ऊपर हवा में उछल जाता है। वो हवा में घूमता है और फिर जमीन पर गिरता है, जिसकी टक्कर से धूल का गुबार उठता है। जो कुछ भी खोल में बचता है वो सिर्फ मुड़ा तुड़ा और जला हुआ धातु होता है। लेकिन हमला अभी भी रुका नहीं है। कमांडर अभी भी और यूनिट्स भेजते जा रहे हैं। एक रूसी T-80 टैंक युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। ये एक आधुनिक मॉडल है जिसमें चेसिस पर रिएक्टिव आर्मर है। आप यहाँ तक देख सकते हैं कि टॉवर के किनारे पर सफेद रंग से नाम लिखा हुआ है। किसी ने टैंक को व्यक्तिगत बनाने में समय लगाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। एक कामिकाजे ड्रोन पहले से ही हवा में है और लक्ष्य की ओर उड़ रहा है। पायलट ड्रोन को सटीकता से निर्देशित कर रहा है। आखिरी सेकंडों में उसकी दिशा को समायोजित कर रहा है। टक्कर ठीक उसी जगह होती है जहां टॉवर और ढांचा जुड़ते हैं। विस्फोटक सामग्री कवच को भेद देती है। आंतरिक गोला बारूद के डिब्बे तक पहुंच जाती है। टैंक अंदर से बाहर की ओर फट जाता है। विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि टॉवर इतनी ताकत से उखड़ जाता है कि वह दर्जनों मीटर दूर तक उड़ जाता है। गिरते ही उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है। टैंक में जो बचता है वह सिर्फ धातु के टुकड़े होते हैं, जो एक बड़े इलाके में बिखरे होते हैं। चेसिस का एक हिस्सा, कवच के टुकड़े और जमीन पर पड़ी हुई एक खुली हुई ट्रैक। युद्ध के इस मोड़ पर दो बख्तरबंद वाहन एक छोटे से गांव में यूक्रेनी ठिकाने के खिलाफ आखिरी बार समन्वित हमला करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक अपनी मशीन गन की लगातार फायरिंग से दूसरे को कवर करता है। ट्रेसर गोलियों की बौछार हवा को चीरती है। यह एक मजबूत रणनीति लगती है। टीम वर्क। जब एक आगे बढ़ता है तो फायर से दबाव बनाना। लेकिन ड्रोन पहले ही रास्ते में है। पहला एपीसी तुरंत समर्थन खो देता है जब उसका साथी एक ड्रोन से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। लेकिन कमांडर अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। वाहन यूक्रेनी पोजीशनों की ओर तेजी से बढ़ता है। उसके चारों ओर क्लस्टर गोला बारूद फटने लगते हैं, जिससे जमीन पर छोटी छोटी गड्ढे बन जाते हैं। वाहन मुड़कर आगे बढ़ता है और बारूदी सुरंग से टकरा जाता है, जिससे विस्फोट में उसका अगला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। जब वो वापस जमीन पर गिरता है, लैगार्ड्स क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इंजन चलने की कोशिश करता है, लेकिन एपीसी अब जाम हो गया है, फंसा हुआ है, असुरक्षित है। यूक्रेनी ड्रोन रुके वाहन के ऊपर उड़ रहा है। ऑपरेटर समय नहीं गवाता। ड्रोन सीधा लक्ष्य की ओर उतरता है। एपीसी आग के लपटों में घिर जाता है। विस्फोट से बनी दरारों के जरिए आग अंदर तक पहुंच जाती है। अंदर रखी गई गोला बारूद गर्म होने लगती है। तापमान तेजी से बढ़ता है। फिर मुख्य विस्फोट होता है, जो इतना जोरदार होता है कि पूरा वाहन जमीन से उछलता हुआ लगता है। बख्तरबंद प्लेटें उखड़ जाती है और हर दिशा में उड़ जाती है। जब धूल बैठ जाती है तो वाहन बस मौजूद ही नहीं रहता, सिर्फ जली हुई जमीन और मुड़े तुड़े धातु के टुकड़े बचते हैं, जो कई मीटर के घेरे में बिखरे होते हैं। रूसी मदद रास्ते में है। एक और एपीसी उसी सड़क पर आगे बढ़ता है जिसका इस्तेमाल पहले वाले कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ अदृश्य और शांत एक और यूक्रेनी ड्रोन उसका पीछा कर रहा है। नया एपीसी युद्ध क्षेत्र में घुसते ही निशाना बनता है और तुरंत अगले हमले का आदर्श लक्ष्य बन जाता है। एक और धमाका मैदान चमका देता है। अब सभी वाहन जिन्होंने यह समन्वित हमला करने की कोशिश की थी, वे सभी नष्ट हो चुके हैं, एक एक करके। जो रूसी सैनिक बच गए हैं, वे किसी भी वाहन को जो अभी भी काम कर रहा है छोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक बुनियादी बात समझ में आ गई है। वाहन कोई सुरक्षा नहीं देते, बल्कि असल में ये ड्रोन के लिए चुंबक बन जाते हैं। पैदल दौड़ना ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन छोड़े गए वाहन भी ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहते। एक यूक्रेनी ड्रोन एक खाली एपीसी के अंदर सीधे एक ग्रेनेड गिराता है।
ग्रेनेड खुले हित से अंदर गिरता है और फट जाता है। आंतरिक डिब्बे में ईंधन और गोला बारूद तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तापमान व दबाव तेजी से बढ़ते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं रहता। वाहन सार्डिन के डिब्बे की तरह खुल जाता है। भीतर के विस्फोट की ताकत से किनारे उखड़ जाते हैं। ढांचे के हिस्से हर दिशा में उड़ जाते हैं। छत पूरी तरह से उखड़ जाती है और कई मीटर दूर उड़कर गिरती है। आग मलबे में कई मिनटों तक जलती रहती है। एक पास के टैंक का भी यही हश्र होता है। उसमें एक ग्रेनेड गिर जाता है। कमांडर की हैच के जरिए आग तेजी से अंदर फैल जाती है। बाहर लगी हीट एक्सप्लोसिव चार्जेस फटने लगती है, जिससे लगातार छोटी छोटी धमाकों का नज़ारा बनता है। इसके बाद संग्रहित गोला बारूद का मुख्य विस्फोट होता है। टावर, चेसिस, इंजन के हिस्से सब कुछ सैकड़ों मीटर तक बिखर जाता है। विस्फोट इतना जोरदार होता है कि 50 मीटर दूर खड़ा एक छोड़ा हुआ टैंक भी उसके छर्रों से क्षतिग्रस्त हो जाता है। गर्म धातु के टुकड़े उसकी बख्तरबंदी भेद देते हैं। एक रूसी टैंक जो रिएक्टिव आर्मर से ढका हुआ है और टावर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हुए हैं, मैदान में खड़ा है। इतनी सारी अतिरिक्त सुरक्षा के बावजूद, ड्रोन को रोकने के लिए खास तौर पर बनाई गई तकनीक के बावजूद उसे उसके चालक दल ने छोड़ दिया। बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद एक ड्रोन ग्रेनेड उसके अंदर गिरता है। आग, विस्फोट, रिएक्टिव चार्ज एक एक कर फटते हैं और शानदार रोशनी दिखाते हैं। आखिर में बस एक और धुआं उड़ाता हुआ खोल बचता है। लेकिन सिर्फ सीधे लड़ाई वाले वाहन ही नष्ट नहीं हो रहे हैं। रूसी अपनी हमलों को चालू रखने के लिए पूरे समर्थन प्रणाली के नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। इनमें से एक है UR-7087 मीटियोरिट। यह एक विशेष इंजीनियरिंग वाहन है जिसका इस्तेमाल बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये लंबी केबलों से जुड़ी विस्फोटक सामग्री को बारूदी सुरंग क्षेत्र में फेंककर काम करता है। विस्फोटक फटकर रास्ता साफ कर देते हैं। हर एक विस्फोटक का वजन 725 किलो होता है। एक यूक्रेनी ड्रोन UR-70-27 को निशाना बनाता है। जब वह अपनी जगह ले रहा होता है, वाहन के पिछले हिस्से में आग लग जाती है। लपटें तेजी से बढ़ती है। चालक दल कूद जाता है और दूर भाग जाता है। उन्हें ठीक ठीक पता है कि आगे क्या होने वाला है। लपटें वाहन में अभी भी लगी हुई तो विस्फोटक सामग्री तक पहुंच जाती है। इसके बाद जो विस्फोट होता है वह पूरी तरह से विनाशकारी होता है। एक आग का गोला दर्जनों मीटर ऊपर हवा में उठता है। झटका लहर सैकड़ों मीटर के दायरे में सब कुछ बहा ले जाती है। पास के पेड़ उखड़ जाते हैं। पीछे छोड़ा गड्ढा बहुत बड़ा है। ये ऐसा धमाका है जिसे आप दूर से भी महसूस कर सकते हैं। रूसी अभियानों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रणाली है थर्मोबैरिक लॉन्चर TOS, जिन्हें सोन सेपेक के नाम से भी जाना जाता है। ये हथियार ऐसे रॉकेट दागते हैं जो बहुत ही उच्च तापमान और दबाव के साथ विस्फोट करते हैं, जो किलेबंदी को नष्ट करने और पूरे इमारतों को साफ करने में सक्षम है। इनकी विनाशकारी शक्ति के कारण यूक्रेनी बलों द्वारा इन्हें सबसे उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य माना जाता है। एक कामिकाजे ड्रोन इन प्रणालियों में से एक को निशाना बनाता है। प्रारंभिक विस्फोट पहले से ही बड़ा है, लेकिन फिर संग्रहित थर्मोबैरिक गोला बारूद एक के बाद एक फटना शुरू हो जाता है। हर कोई अपनी आग खुद बनाता है। आसमान यूं चमकता है जैसे दिन हो। लाखों डॉलर का उन्नत सैन्य उपकरण एक झपक में गायब हो जाता है। बोयवाया माशिना 21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर, जो एक ट्रक पर लगा हुआ सैचुरेशन आर्टिलरी सिस्टम है, ने अभी अभी यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेटों की पूरी बौछार दागी है। क्रू तेजी से वाहन को फिर से लोड करता है। उन्हें काउंटर फायर आने से पहले नई पोजीशन पर जाना होगा। फायर करके तुरंत मूव करना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यूक्रेनियों ने पहले ही एक ड्रोन भेज दिया है। वह ग्रैड के वहां से निकलने से पहले पहुंच जाता है। वाहन ठीक उसी समय हिट होता है जब वह रिचार्ज करना पूरा कर रहा होता है। रॉकेट्स जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे, एक साथ ही फट जाते हैं। द्वितीयक विस्फोट बहुत प्रभावशाली है।
स्वचालित तोपखाने प्रणालियां NONA भी व्यवस्थित रूप से खोजी जा रही है, जिनमें से 2 यूक्रेनी किलेबंदियों पर सक्रिय रूप से गोलाबारी कर रही है। क्रू सदस्य समन्वय में काम करते हैं, दबाव बनाए रखने के लिए बारी बारी से फायरिंग करते हैं, लेकिन यही समन्वय उन्हें एक प्राथमिकता वाला लक्ष्य बना देता है। एक यूक्रेनी तोपखाना इकाई एक गोला दागती है जो NONA प्रणालियों में से एक को सटीकता के साथ निशाना बनाती है। सीधा वार, वाहन कुछ सेकंड बाद ही विस्फोट हो जाता है। दूसरा NONA भी निशाना बनता है। संग्रहित गोला बारूद के द्वितीयक विस्फोट ये पुष्टि करते हैं कि दोनों लक्ष्यों को निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन सबसे कीमती लक्ष्य अभी बाकी है, जिसकी कीमत $650 मिलियन तक हो सकती है। ये BUK वायु रक्षा प्रणाली है। ये प्रणालियां रूसी वायु रक्षा की रीढ़ है। ये दर्जनों किलोमीटर दूर तक विमानों का पता लगा सकती हैं और उन्हें मार गिरा सकती हैं, लेकिन इनमें एक गंभीर कमजोरी है। इनकी मिसाइलें बाहर लगी होती है, पूरी तरह से खुली रहती है, और जब इन मिसाइलों को निशाना बनाया जाता है तो रिजल्टिंग विस्फोट हमेशा विनाशकारी होता है। यूक्रेनी खुफिया बलों ने ड्रोन से की गई टोही के जरिए ऐसी प्रणालियों में से एक का पता लगाया। निर्देशांक तुरंत रिमार्स बैटरी को भेज दिए जाते हैं। मिसाइलें दागी जाती हैं, वे सटीक बैलिस्टिक आर्क में उड़ती हैं, GPS द्वारा निर्देशित होती है। जब रिमार्स मिसाइलें बुक की अपनी वायु रक्षा मिसाइलों के विस्फोट से टकराती हैं तो बुक प्रणाली के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं होता। ये एक ऐसा नज़ारा बनाता है जो रात के आसमान को रोशन कर देता है। चिंगारियां और टुकड़े सैकड़ों मीटर के दायरे में बारिश की तरह गिरते हैं। 2 रूसी ASAM सिस्टम एक दूसरे के पास तैनात है, जो किसी भी हवाई खतरे को रोकने के लिए तैयार है। यह नज़दीकी आपसी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी सिद्धांत रूप में, लेकिन व्यवहार में ये दोनों को एक ही हमले के लिए असुरक्षित कर देता है। यूक्रेनियन रिमार्स से सटीक हमले करते हैं, मिसाइलें लगभग एक साथ गिरती हैं, दोनों सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही एक इंजीनियरिंग वाहन भी जो पास में समर्थन के लिए तैनात था। लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ अभियान यही नहीं रुकता। एक प्रभावशाली क्रम में 6 सिस्टम खत्म कर दिए जाते हैं, जिनमें से 2 को एक ही समन्वित रिमोर्स हमले में नष्ट कर दिया जाता है। पहला विस्फोट मैदान को रोशन कर देता है। 3 सेकंड बाद दूसरा विस्फोट होता है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जलने लगते हैं। काला धुआं मोटी लकीरों में उठता है। फिर से ऐसा होता है एक और जोड़ी सिस्टम के साथ। पहले एक विस्फोट होता है, फिर दूसरा। हर एक की पुष्टि द्वितीयक धमाकों से होती है जब रक्षा मिसाइलें फटती है। अगर ये बुक M एक बेसिक सिस्टम है और सारी दृश्य प्रमाण यही दिखाते हैं, सिर्फ इन समन्वित हमलों की इस श्रृंखला में ही रूस का नुकसान लगभग $1 अरब है। $1 अरब के उन्नत सैन्य उपकरण कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गए। अंत में उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों की सूची में एक ज़ेमल-एडेली सिस्टम है, जो दूरस्थ माइंस बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक विशेष वाहन है। ये चलते चलते पूरे माइंस के क्षेत्र बिछा सकता है, जिससे जल्दी से रक्षात्मक बाधाएं बनाई जा सकती हैं। इस सिस्टम की कीमत $5 से $10 मिलियन के बीच है। ये एक विशेष उपकरण है जिसे बदलना मुश्किल है। एक यूक्रेनी टोही ड्रोन इसे नई स्थिति में जाते हुए पकड़ लेता है और निर्देशांक तुरंत भेज दिए जाते हैं। एक हिमार्स मिसाइल दागी जाती है, उसे सीधे निशाना साधने की जरूरत नहीं होती। वह इतना पास फटती है कि उसके टुकड़े सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिसाइल के टुकड़े और संग्रहित बारूदी सुरंगों के द्वितीयक विस्फोट कैसे वाहन के अवशेषों को लगभग कलात्मक विनाश के पैटर्न में फैला देते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, यूक्रेन ने कुछ ही घंटों की तीव्र लड़ाई में एक पूरी रूसी आक्रामक को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। टैंक जिनकी कीमत प्रत्येक लाखों डॉलर है, एयर डिफेंस सिस्टम
जिन्हें विकसित करने में दशकों लगे, और बख्तरबंद वाहन जिन्हें इंजीनियरों ने डिजाइन किया था। सबसे खराब युद्ध परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वचालित तोपखाना, विशेष इंजीनियरिंग वाहन, ये सभी नष्ट और तबाह कर दिए गए। क्यों? कुछ $100 के ड्रोन, हवाई टोही से भेजी गई निर्देशांक के जरिए गाइड किए गए मिसाइल, मीलों दूर बैठे ऑपरेटर जो स्क्रीन पर देखकर हथियारों को नियंत्रित करते हैं, जो बैग के आकार के होते हैं, ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ जिनकी कीमत घरों से भी ज्यादा है। युद्ध बुनियादी रूप से बदल गया है। तकनीक जिसने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक 1 सदी से भी ज्यादा समय तक युद्ध के मैदानों पर राज किया, शायद रातों रात बेकार हो गई है। भारी कवच, कोई फर्क नहीं पड़ता जब $500 का एक ड्रोन कमजोर जगह ढूंढ सकता है। करोड़ों के रक्षा सिस्टम भी मायने नहीं रखते जब सटीक मिसाइलें उन्हें प्रतिक्रिया देने से पहले ही निशाना बना सकती है। और ये तस्वीरें बिल्कुल दिखाती हैं कि ये बदलाव कैसे हो रहा है, एक एक धमाके के साथ। टैंकों का युद्ध के मैदान पर राजा होने का युग शायद खत्म होने जा रहा है और हम इसे वास्तविक समय में होते हुए देख रहे हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि टैंकों की आधुनिक युद्ध में अब भी जगह है, या ड्रोन और सटीक मिसाइलों ने उन्हें पूरी तरह से बेकार कर दिया है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह देखना अच्छा लगेगा, और ऐसे ही और विस्तृत विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।